अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो। बात कारोबार की, मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। हम देख रहे हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स आज कुछ सेलिंग प्रेशर विटनेस करते हुए दिखाई दिए, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द डे मार्केट के अंदर कुछ न्यूज़ थी जिसका इम्पैक्ट दिखाई दिया था तालिबान और अफगानिस्तान के हवाले से। तो ये तमाम चीज़ें कंपाइल होकर थोड़ा सा कॉशियस स्टैंस विटनेस किया गया और ओवरऑल हमने देखा मार्केट के अंदर आशूरा की भी 2 गैजेटेड हॉलीडेज आ रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें और इसके साथ साथ जो लैक ऑफ ट्रिगर्स हैं, ये तब सब मिलकर जो है वो काफ़ी हद तक लैक ऑफ ट्रिगर्स और ये जो ओवरऑल एक सिनेरियो है, ये भी हमने देखा कि मार्केट के लिए एक रेड टेरिटरी परफॉर्मेंस बिल्डअप करते हुए दिखाई दिया। यानी कि मार्केट के अंदर जो एक हम कहेंगे पोटेंशियल मौजूद था और काफ़ी हद तक जो एक वैरायटी देखी जा रही थी स्क्रिप्ट्स के हवाले से, वो भी आज कुछ हम कहेंगे काफ़ी हद तक कम दिखाई दी। यानी कि जो इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन है वो भी कॉशियस दिखाई दिया। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 47,169.84 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 47,173.03, लोअर वॉज 46,672.19। एज लो एज मार्केट ने आज तकरीबन काफ़ी हद तक अपना लेवल भी लूज़ किया और 500 to 600 पॉइंट्स लूज़ किए। 46,912.79 पे क्लोजर रहा। 257.05 का डिक्लाइन आज की मार्केट में स्पेसिफिकली देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 251.80 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में यानी फ्राइडे के मुकाबले में इजाफा देखा जाता है 38.59 मिलियन शेयर्स का। एंड वैल्यू काफ़ी ड्राई दिखाई दे रही है इंडेक्स की 10.14 बिलियन रुपीज़। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। WTL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं माइनर से इजाफे के साथ 0.01 के गेन के साथ। 3.35 पे क्लोजर। 22.21 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। टेलीकार्ड सेकंड स्पॉट पे 0.18 का इजाफा। 17.29 पे क्लोजर। 19.38 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली TRG पार्क 0.81 डिक्लाइन 163.95 पे क्लोजर रहा। 13.72 का कारोबार रहा। ये था मार्केट स्टैटिस्टिक्स। ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक कॉशियस स्टैंड्स की नज़र आज की मार्केट दिखाई देती है। हम देख रहे थे स्टार्टिंग ऑफ द डे इंट्राडे हाई भी पंच किया गया, लेकिन लो भी एज सेम एज आज ही के दिन देखा गया। इट मीन्स कि यहाँ पे जो कॉशियस स्टैंड है या फिर ड्राइनेस है वो लेस पार्टिसिपेटिव इन्वेस्टर्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईटी सेक्टर को। आईटी सेक्टर काफ़ी हद तक एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस फिटनेस करते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि हम देख रहे हैं एक्सपोर्ट के नंबर्स भी इंक्रीज़ हुए हैं। सर्विसेज की बात करें तो आईटी का नाम ही सामने आ रहा है। टेक्सटाइल के बाद जो एक पोटेंशियल दिखाई दे रहा है या वर्कआउट करते हुए एनर्जी दिखाई दे रही है वो आईटी सेक्टर की दिखाई दे रही है। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको विदाउट वेस्टिंग टाइम वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद शाहिद साहब, आप फॉर्मर चेयरमैन हैं पाशा के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, वेलकम टू द शो। सर सबसे पहले ये बताइए कि एक आईटी के ऊपर जो कुछ टैक्सेस नहीं थे पहले, लीनियंसीज दी गई थी, फिर एग्जेम्पशन विड्रॉज हो गए थे स्टार्टिंग ऑफ दी, हमने इस फिस्कल ईयर के पहले भी देखा था, लेकिन अब हम देख रहे हैं वो एग्जेम्पशन दोबारा दे दी गई हैं। तो वो क्या क्या गुड न्यूज़ हैं हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। देखिए जी, जो आपने जैसे कॉन्टेक्स्ट पहले बिल्ड कर लेते हैं कि आईटी को हम किस तरह से प्लेस करते हैं अपनी इकोनॉमी के अंदर। पाकिस्तान की जो आबादी का जो 2/3 जो हमारी पॉपुलेशन है वो यूथ पे बिलोंग करती है, अंडर द एज ऑफ 40। तो ये जो इतनी बड़ी हमारी यूथ पॉपुलेशन है ये बहुत राइप है कि उनको आप क्विकली ट्रेन करके इनको आप आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में आप इनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। और हमें नज़र आ रहा है कि द वे द आईटी सेक्टर इज़ ग्रोइंग इस फाइनेंशियल ईयर में, जो कि 30 जून को क्लोज हुआ है, हमारी जो आईटी एक्सपोर्ट है इट इज़ ग्रोन बाय 46-47% टू इट इज़ नाउ स्टैंड एट $2.1 बिलियन। अच्छा, अगर आप इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ परसेंटेज देखें तो मेरे ख्याल में किसी भी सेक्टर में जो हाईएस्ट एक्सपोर्ट ग्रोथ हुई है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में वो आईटी में हुई है। और इस वक्त सर्विसेज में जो आईटी इन इटसेल्फ ये हिस्टोरिक हाई है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है जी हिस्टोरिक हाई है ये वाला 46%। और अगर आप सर्विसेज सेक्टर में देखें तो हाईएस्ट जो सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ है इस वक्त या सर्विसेज सेक्टर में एक्सपोर्ट है वो आईटी की हो चुकी है। इस वक्त आईटी एक ऐसी इस्टेब्लिश्ड सेक्टर बन चुका है या इंडस्ट्री बन चुका है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। और उसकी तो बहुत सी, जैसे मैंने वजूहात बयान की कि हम कोविड से बाहर निकल रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबली डिजिटलाइजेशन जो है वो एक इस वक्त इस हर सेक्टर के लिए, हर बिजनेस वर्टिकल के लिए की है, गवर्नमेंट के लिए की है। इस वक्त हम ई गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ई मेडिसिन की बात करें, ई एजुकेशन की बात करें, जहाँ जहाँ ई लगता है वो ई असल में टेक्नोलॉजी है, वो ई असल में सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज है। तो जिस मुल्क में 2/3 आबादी 220 मिलियन का कोई 150 मिलियन जहाँ पर यूथ हो,
वहाँ पर आप पोटेंशियल देख सकते हैं अगले 10-15 सालों में कितने बड़ा पोटेंशियल है इस आईटी पे काम करने का और उसे एक्सपोर्ट करने का। अभी जो गवर्नमेंट ने जो एग्जाम्पशन दी हैं ये हमारी बड़ी पाशा की तरफ से बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स थी हमारी, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा गवर्नमेंट ने थैंक्स टू आवर आईटी मिनिस्टर अमीनुल हक साहब, उनका हमारा बड़ा सपोर्ट रहा। फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब और पीएम साहब ने इस पर तवज्जो की और उस पर उन्होंने अप्रूवल दिलाया। जो मेन अभी जो हमें जो फैसिलिटीज़ सेक्टर को देने का वादा किया गया है, उनमें एक जो वादा है जो आपने पहले उस पर मैं शुरू करता हूँ। अभी जो हमारा एक एग्जेम्पशन था 2025 तक का, उसको उन्होंने रिप्लेस किया था टैक्स क्रेडिट स्कीम के साथ। तो वो अभी इन अ वे उसी शक्ल में है, लेकिन उसकी जो एग्जेम्पशन है वो मिलना शुरू हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो अभी ये होना शुरू हो गया था जब आपका एक्सपोर्ट की अगेंस्ट में इनवर्ड डिपेंडेंस आ रही थी तो उस पर 1% टैक्स कट रहा शुरू हो गया था विद होल्डिंग टैक्स। तो अगर आपको एग्जेम्पशन जुलाई में नहीं मिल रहे थे क्योंकि उस वक्त सिस्टम इन प्लेस नहीं था, वो सिस्टम्स इन प्लेस हो गए हैं एंड वी नाउ आर स्टार्टिंग टू रिसीव द एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट टाइमली। तो आपके पे टैक्स पे नहीं कटेगा अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है तो। अच्छा, जो अब जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस क्या हैं, ये तो पुरानी वाली बातें हो गई, ठीक है। जो नई चीज़ें हुई हैं जो बड़ी अहम हैं, वो एक काम ये हुआ है कि एक और हमारी बड़ी डिमांड थी कि पाकिस्तान में अगर आप जाके पता करें कि कितनी आईटी कंपनीज हैं, तो एक डेटा SCCP से मिलेगा आपको, एक डेटा आपको पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से मिलेगा। तो कहीं पर कोई कहेंगे कि जी 4000 कंपनीज है, कोई कहेंगे कि 5000 हैं, कोई कहेंगे कि 2000 हैं। तो बहुत ज़्यादा एक उसमें वेरिएंस है। और इसका मतलब ये है कि आईटी कंपनीज तो हैं, लेकिन क्योंकि आईटी को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, वो दो लोग कमरे में बैठ के और अपने कमरे में बैठ के काम कर सकते हैं और वो एक आईटी कंपनी बन सकते हैं। तो इनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि अपने आप को रजिस्टर करवाएं, अपनी अर्निंग को वो कराएं, क्योंकि उनको पता है कि डॉक्यूमेंट होता है तो उसके अगेंस्ट में एक लोगों को खौफ है कि टैक्स अथॉरिटीज़ आ जाएंगी और डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो जाएगी और नोटिस आना शुरू हो जाएंगे। अब जो बच्चे जो यूथ अपने उन पे काम कर रहे हैं तो उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती कि वो लॉ फर्म्स हायर करें, टैक्स कंसल्टेंट हायर करें, और जाहिर सी बात है वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ हॉरिबल स्टोरीज अराउंड। तो उसके लिए ये तो हज़ारों शायद कंपनीज ऐसी हैं छोटी छोटी सी जो कि अपने आप को डॉक्यूमेंट नहीं कराना चाहती। इसी फिर से वो जो पैसा मंगवाती भी हैं कई दफ़ा वो होम रेमिटेंस की या वर्कर रेमिटेंस मद में आ जाता है। आपको ये नहीं समझ आता कि ये असल में सर्विसेज की एक्सपोर्ट है, क्योंकि दोनों पे टैक्स नहीं है, ठीक है, दोनों 0% पे आ रहे थे। तो अब इसका फ़ायदा ये होगा, अब हमने एक जो बड़ा काम हमारा अप्रूव हुआ है वो ये हुआ है कि एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट ने 5% कैश रिवॉर्ड देने का वादा किया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सपोज करें कि अगर आप 1 मिलियन रुपए का या 100 रुपए का लेट्स एक्सपोर्ट करते हैं, 5 रुपये की बात कर रहा हूँ, तो उसका जो रुपी इक्विवेलेंट है 5, तो 5 रुपये आपको जो है एडिशनल गवर्नमेंट देगी। अच्छा, ये टू मोटिवेट स्पेशली दोस SMEs जिनको लगता है कि ये हमारी ज़बरदस्त सी बातें चल रही हैं, क्योंकि स्कीम्स इस टाइप की आ रही हैं कि आईटी के अंदर भी FBR भी इस टाइप के जो है डिसीजंस ले रही है। तो ये बहुत ही हम कहेंगे स्कीम्स देने के बाद ये अट्रैक्शन बिल्डअप कर रहे हैं कि जो भी क्लाइंट्स हैं या जो भी एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए बड़ी मोटिवेशन है। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है, इस पर मज़ीद बात करेंगे। अभी हम देखते चलते हैं IT के ऊपर एक रिपोर्ट। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी या आईटी सेक्टर मईशत, तिजारत, बरामदात, तालीम, सेहत और मुल्क के दीगर शोबों में बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजीज और आईटी सेक्टर में गुज़िश्ता अरसे में होने वाली तरक्की से ऑनलाइन वर्किंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के निज़ाम समेत कई इदारों की डिजिटलाइजेशन में तेजी आई है। ओवरसीज आईटी माहिरीन की खिदमात से इस्तेफादा करते हुए हुकूमती सतह पर इस अहम शोबे को फाल बनाने के लिए भरपूर मुआवनत की जा रही है, ताकि वो आगे चलकर मुल्क में टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर सके। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चूँकि मईशत की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसी को मद्देनजर रखते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के नौजवानों में आईटी सेक्टर को लेकर बेपनाह सलाहियत मौजूद है। कई नामवर स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के अलावा अब हर सतह पर ऑनलाइन एजुकेशन लोगों में अपनी जगह बना रही है, क्योंकि हुकूमत ने आईटी सेक्टर में काबिल नौजवानों को हर मुमकिन तरीके से ऐसी सहूलियात फराहम की हैं कि जिससे आईटी से वाबस्ता लाखों नौजवानों को अपनी सलाहियतें बरूए कार लाने और नौकरियों के मौके मैसर आ रहे हैं। पाकिस्तानी माशरे में घर घर स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की मौजूदगी भी इस बात की शाहिद है कि मुल्क में दुनिया का बेहतरीन आईटी नेटवर्क काम कर रहा है, जो कि इंतहाई जदीद और मयारी आईटी सहूलियात कम तरीन कीमतों में हर शहरी को उसकी दहलीज पर फराहम कर रहा है। वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान की ज़ेर सदारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ इजलास में खित्ते के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान को आईटी सेक्टर में मजबूत करने से मुताल्लिक़ फैसला किया गया है।
जबकि वज़ीर-ए-आज़म का वाज़ेह पैगाम है कि आईटी मुल्क का मुस्तकबिल है, लिहाजा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह ही रहेगा। आईटी के अंदर एग्जैक्टली यूथ पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, इसी के लिए एसटीजी पे बात करते हैं। शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, एसटीजी क्या है ये भी बताइए और कितने ज़्यादा अब इससे फ़ायदे होने लगे हैं? देखिए, हमारे पास पाकिस्तान के अंदर गुड्स एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करने के लिए एसईसी बनाया गया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के जो टर्म्स हैं, उसके जो बाय लॉज हैं, एसईसी की बात कर रहा हूँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की, वो जो है गुड्स एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत जो है वो रेलेवेंट हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर जो कि जिसको बड़ी बड़े वेयर हाउसेस नहीं चाहिए, जिसको शायद छोटी सी जगह चाहिए, जिसको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए रादर देन के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए कोई आपके पास कोई सॉफ्टवेयर पार्क टाइप की कोई चीज़ नहीं थी। हमें इंडिया में हमें सिलिकॉन वैली की हम सब जानते हैं, बेंगलोर में इंडिया में पता है हम सब लोगों को इस तरह की चीज़ें, मलेशिया में साइबर जाया टाइप की चीज़ें। हर बड़े मुल्क में एक आईटी का एक स्पेसिफिक एक पूरा एक टाउन या शहर कह लें उसको बनाया गया है। पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, जिसका मतलब ये है कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप ये बोलें कि पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बाई लॉज सब कुछ कंड्यूसिव हो एक आईटी सेक्टर को ग्रो करने के लिए, जहाँ पर एक आपस में लोग कोलैबोरेट कर सकें, रिसोर्स शेयरिंग कर सकें, जो हमें दुनिया में नज़र आता है। अच्छा, जब तो एसटीजी का क़याम इसलिए आया क्योंकि हम लोग एक अरसे से गवर्नमेंट को इस बात को वो कर रहे थे कि हमें कि एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो आईटी के प्रमोशन का काम कर सके, साथ साथ वहाँ पर जो भी फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, टैक्स अथॉरिटी हो या बैंक्स हो या बाकी हो, उनको पता हो कि आईटी से रेलेवेंट जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या हैं। हमें कई बार नज़र आता है कि बैंक्स होते हैं, उनको क्योंकि ज़्यादा उनको अवेयरनेस नहीं होती आईटी एक्सपोर्ट से रिलेटेड, तो काफ़ी लोगों को चैलेंज आता है। स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ तो होती हैं लेकिन उनकी अवेयरनेस उस ब्रांच में नहीं होती। तो एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पर वो एक ऐसा पूरा इकोसिस्टम हो जो कि आईटी के लिए जो है वो प्रिपेयर्ड हो। तो इससे दो फायदे होंगे। आईटी के लिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और इसके लिए स्पेसिफिक हो। तो उसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर आपको बड़ी कोई कंपनी सेटअप करनी है तो आप वो वहाँ सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर मुझे प्रोटेक्शन है फ्रॉम द यूजुअल जो चैलेंजेस या हैसल आते हैं। यहाँ पर जो है वो होपफुली लाइट नहीं जाएगी, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, तो उस तरह की जो चीज़ें हैं। और इसी तरह से जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी बड़ा रेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर कराची में देख लें, अगर कराची में अगर आपको 1000 लोगों की कंपनी बनानी हो तो यहाँ पर आपको जगह नहीं मिलती। कराची में इतनी एक्सपेंसिव है और जगह मिलती भी नहीं एक साथ आपको। तो आपके कराची में कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है जिसको कह सकें कि अगर कोई कराची में आके बोले कि मुझे देखना है टेक्नोलॉजी पार्क, मुझे कोई दिखाएं हाई फाई किसी भी जगह, तो कराची में आप सोचेंगे मैं कहाँ लेके जाऊँ इसको मैं। सेम थिंग इज ट्रू फॉर अदर सिटीज़। हमने शायद कुछ बिल्डिंग्स बना ली हैं लेकिन वी डोंट हैव एनी क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग्स, जहाँ पर हम देखते हैं ना दूसरे मुल्कों में जाकर सिलिकॉन वैली जा रहे हैं, वी गेट एक्साइटेड कि तमाम कंपनीज एक जगह पर हैं। हमें ऐसी चीज़, अब उससे फ़ायदे क्या होंगे? उसे एक तो गवर्नमेंट से हमने जो बात की थी, एक फ़ायदा उस पर यह होगा कि वो जो वहाँ से जो कंपनी एक्सपोर्ट करेंगी उनको आप एग्जेम्पशंस देंगे। अच्छा, वहाँ पर कॉस्ट ऑफ यहाँ पर रेंटल कम करने के लिए या कॉस्ट ऑफ ऑफिस कम करने के लिए क्या किया जाएगा? वहाँ पर यह किया जा रहा है वहाँ पर कि अगर आपने बिल्डिंग बनाने के लिए अगर आपने जो भी चीज़ आप इंपोर्ट करेंगे, ज़ाहिर है आपका लिफ्ट है और बहुत सी और चीज़ें होती हैं, तो उस पर जो वन टाइम कस्टम ड्यूटी है वो वो जो है एग्जेम्प्ट होगी। तो आपकी जब आपकी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग या कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपकी रिड्यूस होगी तो ऑटोमेटिकली जो एंड यूज़र है, वो जो आईटी कंपनी जिसने वहाँ पर जगह लेनी है किराए पे या बनवानी है, उसके लिए वो कॉस्ट कम हो जाएगी। जब वो कॉस्ट कम होगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बिजनेस हमेशा वहाँ जाता है। बिल्डअप हो जाएगा, जब इंटरेस्ट हो जाता है किसी चीज़ के ऊपर तो वो चीज़ें भी फ्लरिश करती हैं। आप समझते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा खेल है। इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर अच्छा होगा और जहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव होगा वहाँ पर बिजनेस ग्रो करेगा। आप समझते हैं हमारे जो फ्रीलांसर हैं उनके लिए भी कुछ प्लेटफॉर्म मौजूद हैं कि वो आईटी की तरक्की के लिए या फिर गवर्नमेंट की जानिब से जो ये इनिशिएटिव दिया गया है इसमें वो भी पार्टिसिपेट कर सकें? देखिए, फ्रीलांसर्स को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते और ना ही जो है गवर्नमेंट करेगी। अच्छा काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल अच्छा काम करें, और मैंने इसीलिए कहा कि उनको इग्नोर नहीं किया जा रहा। आप देखें स्टेट बैंक ने आई थिंक पीएम साहब ने नोटिस लेते हुए 1.5 साल पहले जो है इनके जो कैपिंग थी वो उसको बढ़ा के $25,000 तक लेके चले गए थे फ्रीलांसर्स की एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में जो इनवर्ड रेमिटेंस आती है। उनका बैंक अकाउंट खोलने के लिए जो फैसिलिटेशन है उस पर काफ़ी तवज्जो दी जा रही है, और ऐसे बहुत सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं। इसी तरह से जो है आई एम श्योर एसटीजी के अंदर भी यकीनन गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि उनको
इसके अंदर एक फैसिलिटेट किया जाएगा। राइट जो अभी जो इनिशिएटिव लिया गया या अभी जो मेजर आया है और बहुत वाज़े तौर पे आईटी के लिए दिया गया, उससे कितने हैप्पी हैं आप लोग? उससे हम बहुत खुश हैं क्योंकि हम लोगों की क्योंकि लास्ट टाइम जब आप आए थे तो थोड़ा सा आप देखिए आपको बताता हूँ, 3-4 साल से हम लोग इस पे मेहनत कर रहे हैं। ये जो STZ है, 5% कैश रिवॉर्ड है, ये सब चीज़ें वो हैं जो 3-4 साल से हम गवर्नमेंट के साथ मुसलसल कर रहे हैं। उसकी वजूहात मैं बता देता हूँ। अगर आप पड़ोसी मुल्क चले जाएं, इस बांग्लादेश, गवर्नमेंट के साथ कर रहे थे या पिछली गवर्नमेंट के साथ भी कर सक्सेसिव रहे थे? गवर्नमेंट्स, देखिए बहुत सारे काम पिछली गवर्नमेंट ने करने की कोशिश की, जैसे टैक्स एग्जेम्पशन है, वो लेकिन लास्ट कर गवर्नमेंट नहीं में पाए सर। तो इस एग्जेम्पशन बार आ जो गई कुछ थी। काम हो रहे हैं वो वेरी फर्स्ट टाइम भी हो रहे हैं ग्रास रूट लेवल से, बिल्कुल, आप समझते हैं? STZ जो है वो इस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है जो उन्होंने लिया। इसी तरह से फ्रीलांसर्स के लिए बहुत सारे उन्होंने फैसिलिटीज़ उन्होंने जो प्रॉमिस की हैं, वी सी दैट कमिंग। अभी एक और जो काम किया है, अभी जो 2 हफ्ते पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया था, उसके अंदर जो है ये जो एक्सपोर्ट के हमारे पास जो होगी उसकी 1% IT की एक्सपोर्ट को एलोकेट किया जाएगा सॉफ्ट एक्सपोर्ट बोर्ड के लिए, PSEB के लिए, ताकि पाकिस्तान में जो कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करना है, सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग लोगों को देनी है, इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है और इस तरह के बहुत सारे काम जो PSEB को करने हैं। मार्केटिंग रिसर्च है, पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई क्रेडिबल कंट्री रिपोर्ट मौजूद नहीं है जिसको देखते हुए कोई लोकल या इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट कर सके। इस सब चीज़ों के लिए जो फंडिंग चाहिए, अब वो किया ये जा रहा है कि वही जो IT से जो एक्सपोर्ट होती हैं उसका 1% इसको एलोकेट किया जाए, ताकि IT को एक सनत मान के इसमें वो एसेंशियल्स जो हैं वो डाले जाएं, क्योंकि आज की दुनिया डेटा पे चलती है, वो परसेप्शंस पे नहीं चलती। तो जब तक कि आपके पास कोई क्रेडिबल रिपोर्ट नहीं होगी पाकिस्तान के बारे में जो प्रॉमिसिंग होगी, तब तक आपके पास कभी भी बड़ी बड़ी इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में नहीं आएंगे जो हम चाहते हैं कि यहाँ पर गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो और IBM हो उस लेवल पे जिस लेवल पे हमारे पड़ोसी मुल्कों में, क्योंकि हमें बहुत आगे जाना है और आगे जाने के लिए बहुत सारा काम करना है। शहजाद, आप समझते हैं कि अब जो कि फ्यूचर के लिए प्लानिंग्स की जा रही हैं, पैकेजेस दिए जा रहे हैं या किसी भी तरीके से मोटिवेशन की जा रही है यूथ को भी और IT एक्सपर्ट्स को भी, तो उससे ये काफ़ी ऑप्टिमिज्म एक प्रोड्यूस हो रहा है आने वाले दिनों के लिए? जी हमारा एक अपना हमें यकीन है कि इंशाल्लाह इस फाइनेंशियल ईयर में जिसको टू एंड इन जून 2022 पाकिस्तान की एक्सपोर्ट विल सर्टेनली एक्सीड $3 बिलियन मार्क। हमारा असेसमेंट ये है कि 3.5 तक जा सकती है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है ये जो 5% कैश रिवॉर्ड है और जो बहुत सारा पैसा या तो लोग बाहर रख रहे थे या वो जो है किसी और तरीके से पैसा मंगवा रहे थे, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान पैसा आना शुरू हो जाएगा और बहुत सारी कंपनीज अपने आप को डॉक्यूमेंट करवाएंगी, रजिस्टर करवाएंगी, जिससे ओवरऑल हमारी जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है और हमारे सेक्टर का जो रियल साइज है, पोटेंशियल है, वो हमें नजर आएगा। What do you think about RDA and रास्त जो पाकिस्तान में इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम्स है? देखिए अगर आज के दिन पाकिस्तान में रास्त इफेक्टिव है और RDA सारा कर रहा है, तो ये भी एक रिफ्लेक्शन इस चीज़ की है कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच चुकी है कि हम विद इन फ्यू वीक्स एक कॉन्सेप्ट को जो है एक टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करके ऐप रेडी करके उसको लॉन्च कर सकते हैं। सो अब देखिए जहाँ पर भी गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी को बेस करते हुए कोई इनिशिएटिव लिया है तो हमारे IT इंडस्ट्री ने उसको बैक कह के उसको इम्प्लीमेंट किया है। ये चीज़ अगर हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चले जाते हैं कि हमें कोई ब्रिज बनाना है, कोई हाईवे बनानी है, तो वो तो 3 साल का प्लान होता है। लेकिन IT में जब PM साहब फैसला करते हैं और बहुत अच्छा फैसला लिया कि हमें RDA करना है, तो अगर ये ऐप नहीं होती तो ये मुमकिन नहीं था कि आप अमेरिका से बैठ के आप 5 मिनट में आप एक अकाउंट खोल लें पाकिस्तान में और उसमें इन्वेस्टमेंट कर लें रियल टाइम और पैसे वापस भी ले जा सकें। ये पॉसिबल नहीं है टेक्नोलॉजी के बगैर। और ये जो ऐप्स वगैरह सारा काम है, ये सारा मेजॉरिटी काम पाकिस्तान में ही हो रहा है और यहीं के लोग कर रहे हैं। आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है पाकिस्तान में, क्योंकि ट्रेनिंग अभी बहुत ज़्यादा चाहिए आपको। मैं पहले आपको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट दे दूँ कि एक एस्टिमेट है, एक्सेंचर ने एक स्टडी की है, उसके तहत 2018 से लेकर 2028 तक जो टॉप 14 इकोनॉमीज़ हैं दुनिया की, वो अपना $11.1 ट्रिलियन के इक्विवेलेंट बिजनेस अचीव नहीं कर सकेंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल्ड रिसोर्सेज। और मैं बात करूँ टॉप 14 की, जिसमें इंडिया की पोटेंशियल लॉस जो है वो शायद 1.9 है और चाइना का कोई $5 ट्रिलियन है। ह्यूज लॉस है, लैक ऑफ स्किल्स की वजह से। तो स्किल डेवलपमेंट इस वक्त पाकिस्तान के लिए एजुकेशन के साथ साथ आप समझते हैं कि ट्रेनिंग भी ज़रूरी है? देखिए एजुकेशन तो एजुकेशन एक आपको पढ़ने का सलीका सिखाती है, लेकिन उसकी जो एप्लीकेशन है उसको कैसे इंडस्ट्री के लिए रेडी करना है, उसका एक बहुत बड़ा रोल इंस्टीट्यूट्स पे भी आता है, एकेडमिया पे भी आता है। लेकिन
एक हमें समझने की ज़रूरत ये है कि पाकिस्तान में टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ तो ठीक हैं, लेकिन जब हम जाते हैं ना टियर 2 टियर 3 यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, बिल्कुल और इस तरह के जो और इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पर ना उस तरह के टीचर्स हैं, ना करिकुलम है, ना उस तरह का एनवायरनमेंट है। तो ज़रूरी है कि बहुत फोकस तरीके से उनको भी अपलिफ्ट किया जाए, उनके ट्रेन द ट्रेनर्स वाले कॉन्सेप्ट पे लाया जाए, बिल्कुल और एक वास्ट पैमाने पे किया जाए। जब ये जो 1% की बात की गई, क्योंकि ये सब चीज़ें एग्जैक्टली बगैर इन्वेस्टमेंट बड़े नहीं हो पैमाने सकती। पे किया जाए। शहजाद, हमारे व्यूअर्स को, हमारे आईटी एक्सपर्ट्स को और हमारी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे आईटी के हवाले से? जी, आईटी एक ऐसी एक आपके पास हाथ में सोने की चाबी है, जिसको पाने के लिए आपको कोई ख़र्चा नहीं करना। कोई आपको स्टैनफोर्ड जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने गांव में बैठ के, अपने शहर में बैठ के, अपने घर में बैठ के, आप खातून हो या आप मर्द हो, आप वहाँ बैठ के यूट्यूब पे, आपको सिर्फ एक इंटरनेट चाहिए और एक स्मार्टफोन चाहिए। आप उस पे बैठ के फ्री वीडियोस देख सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने आप को आप जो है स्किल फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं, एंड यू कैन बिकम पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी विच इज़ ड्रिवन बाय आईटी। ये फ्यूचर आईटी के बगैर पॉसिबल नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो टॉप 20 जॉब्स हैं, टॉप प्रायोरिटी बात कर रहा हूँ, उसमें से 15 जॉब्स आईटी रिलेटेड हैं। ये मैं राइट 2020 के चले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर मजीद रहा हूँ। स्किल्स पे भी बात करेंगे और फ्यूचर डेवलपमेंट के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम देखते चलते हैं हमारे साथ एहसन मेहंदी साहब ओवर कॉल मौजूद हैं और मार्केट एक्सपर्टीज के बारे में कुछ बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम, थैंक यू। सर, सबसे पहले ये बताइए कि ओवरऑल मार्केट का स्टैंस कैसा दिखाई दे रहा है? आज के दिन हमने देखा कि मार्केट ने इंट्राडे हाई भी पंच किया, लेकिन इंट्राडे लो भी पंच किया। तो ओवरऑल जो 2 गैजेट हॉलीडेज आ रही हैं, उसके बारे में क्या कॉशियस दिखाई दे रहे हैं या फिर जो एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन दिखाई दे रही है? देखिए, बिल्कुल वॉल्यूम्स भी मार्केट के काफ़ी कम हो गए हैं, और इस वक्त अगर हम देखें तो जो हमारे रीजनल हालात हैं वो कुछ मुनासिब नहीं है कि पाकिस्तान की ट्रेड पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। जाहिर है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी होती थी उस अफगानिस्तान के अंदर, और वहीं पर जो है करेंसी की भी जाहिर है इस वक्त खदशात हैं कि वो करेंसी उनके पास कैपेबिलिटी है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स लेने की या नहीं है। जाहिर है वो एक रूट होता था अफगान ट्रांजिट का, जहाँ पर हमारे एक्सपोर्ट्स भी वहाँ से आगे भी ममालिक के अंदर जाते थे। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हमें अक्रॉस द बोर्ड आज तो कुछ पैनिक सेलिंग भी नजर आई। आगे जो है वो पाकिस्तान जाहिर है मार्केट के अंदर मेजॉरिटी अनाउंसमेंट्स हो चुके हैं अर्निंग सीजन के, जिसकी वजह से जो है प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही है। फिर इसके अलावा नेक्स्ट मंथ जी, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। एहसन मेहंदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। हम चाह रहे हैं कि उनसे दोबारा राब्ता हो और मार्केट के स्टैटिस्टिक्स के बारे में मजीद बात की जा सके। शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं और हम आईटी के हवाले से बात कर रहे थे। स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, फ्यूचर्स की बात हो रही है, और आईटी एक्सपर्ट बनने के लिए आपको एजुकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग की भी नीड होती है। शहजाद, प्लीज़ ये बताइए कि ट्रेनिंग के हवाले से जो भी आईटी एक्सपर्टीज़ के अंदर जाना चाहे या फिर अपने स्किल्स डेवलप करना चाहे, उसको किस किस चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर जैसा आपने बताया कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो है वो हमारे पास कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, तो कैसे चॉइस की जाए? जो यूथ आती है वो काफ़ी एनर्जेटिक होती है और बहुत ज़्यादा उन्हें फ्यूचर बनाने की एक जल्दी भी होती है। देखिए, एक चीज़ जिसका कोई शॉर्टकट नहीं है वो मेहनत है। आईटी जो है वो रट्टे से नहीं चल सकती। इसमें इसमें आपको क्रिएटिविटी चाहिए। आप जितने क्रिएटिव होंगे, जितना आप इनोवेट कर सकते हैं, उतना आप आगे जाएंगे। और इसमें क्वालिटी फोकस आपको होना ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो कई दफ़ा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती है, तो आपका जो बायर होता है वो मुल्क से बाहर होता है, और वहाँ पर क्वालिटी कॉन्शियस होता है, वहाँ पर कंपटीशन आपका दुनिया के हर मुल्क से आपका कंपटीशन होता है। लेकिन अच्छी बात यह कि पाकिस्तान ने अपने आप को प्रूव किया है। हमारे यहाँ आरफा करीम भी गुजरी हैं, हमारे यहाँ जो है वो ऑस्कर उन्होंने विन किया था अपने ग्राफिक्स के काम के चक्कर में। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर टैलेंट बहुत है। हमें बस इस टैलेंट को सही तरीके से चैनलाइज करने की जरूरत है। शहजाद, यहाँ मैं आपको पॉज करूंगी। एहसन मेहंदी साहब हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सर जी, मैं ये कह रहा था कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हम देख रहे हैं कि MSCI के डाउनग्रेड के चांसेस जो हैं सितंबर में मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो हमें नजर आएगा। और अगर पाकिस्तान मार्केट का डाउनग्रेड होता है फ्रंटियर मार्केट में, तो काफी ज्यादा एक ऐसी अनसर्टेनिटी है जो इन्वेस्टर को इस वक्त जो है वो इम्पैक्ट कर रही है। बिसाइड दिस हमने देखा है कि ये जो ऑयल प्राइसेस हैं उसके अंदर भी कुछ प्रेशर देखा गया है। ग्लोबली जो प्राइसेस ऑयल गिरती है तो जाहिर ऑयल स्क्रिप्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग होती है, और मेजॉरिटी अनाउंसमेंट जो है सीजन के जो है वो आ चुके हैं, जिसके बाद इमिनेंट था कि कुछ प्रॉफिट टेकिंग मार्केट के अंदर देखी जाती है।
सर प्रॉफिट टेकिंग तो देखी जा रही है, लेकिन आज कुछ कॉशियस स्टैंस भी दिखाई दे रहा है। लैक ऑफ ट्रिगर्स है या फिर कोई और रीजन है? क्योंकि आज के दिन हमने वॉल्यूम्स काफी ड्राई होते हुए देखे हैं और इसके साथ साथ वैल्यू वाइज भी आज 10 बिलियन रुपीस का काम हुआ है। इट मींस कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है या फिर यही सिनेरियो देखा जाएगा? देखिए, अपेरेंटली जो पाकिस्तान जिस स्पीड से जो है रेमिटेंसेस का जो इजाफा हम देख रहे थे, $2 बिलियन से ज्यादा जो आ रही थी, और फिर आई थिंक कि जो इम्पैक्ट हमने देखा था इससे पहले कोविड का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बन रहा था, जो पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेस रिसीव हो रही थी और वो पैसा मार्केट की तरफ जा रहा था। अब वो रुझान कंपैरेटिवली जो है वो हमने देखा है कि वो थोड़ा सा वीक हो रहा है, जिसकी वजह से अब मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो स्टेबिलिटी के साथ जो है रेमिटेंसेस आया करेंगी। और आई थिंक कि कैपिटल मार्केट के अंदर भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अंदाजा लगा चुके हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली जो रेमिटेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा फ्लो इन नहीं हो रही है। इससे पहले एमनेस्टी स्कीम्स भी थी जो प्रॉपर्टी की तरफ जा रही थी, मोस्ट प्रॉब्ली पैसा वहां भी जा रहा था, पैसा पाकिस्तान में आ रहा था, रुपी स्टेबिलिटी भी देखी जा रही थी। ये सारी चीजों को अगर हम ओवरऑल देखें इस पर्सपेक्टिव में, तो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक आउटलुक है उस पर एक अनसर्टेनिटी सी आती है कि रेमिटेंसेस क्या उसी स्पीड पर आएंगी। फिर उसके बाद जाकर हमने एमएससीआई का, जिस तरह मैंने बताया कि डाउनग्रेड की पॉसिबिलिटीज हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसी तादाद में पाकिस्तान मार्केट के अंदर फ्लो इन करेगी। फिर जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हमें जो इशू आ रहा है आईएमएफ की जो डिसबर्समेंट हैं, आई थिंक कि जो 23rd को होनी है वो तो बिल्कुल इमिनेंट, हमें $2.7 बिलियन मिल जाएंगे। बट आगे जो आईएमएफ की शराइत हैं, कंडीशंस हैं सर्कुलर डेट क्राइसिस को खत्म करते हुए, हम उनको मीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आई थिंक ये खदशात हैं जिसकी वजह से वॉल्यूम काफी श्रिंक हो गए। राइट सर, वेरी वेल, और काफ़ी डिटेल आपने बताया। ओवरऑल टेक्सटाइल के हवाले से कुछ न्यूज़ भी दिखाई दे रही हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो एक पैकेज अनाउंस होने वाला था वो भी होने वाला है, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा टेक्सटाइल सेक्टर के लिए और क्या पोजीशंस हम देखेंगे एक्सपोर्टर्स की? देखिए, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट तो 30 से 40% एक्सपोर्ट का जो है पोर्शन लेती है। आई थिंक कि मोस्ट प्रॉब्ली नई गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो फोकस करेगी जो पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको बढ़ा सके। और आई थिंक कि उसके अंदर सबसे जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज थी वो रुपी का जो है वो गिरना था। रुपी की वीक वैल्यू एक्सपोर्ट नंबर्स या एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को बढ़ाती है। फिर आगे गवर्नमेंट की अगर कुछ मराहते होती हैं टैक्सेशन को लेकर या जीरो टैक्स को लेके, जो हमें इमिनेंट हमें नजर आ रहा है कि वो एटलीस्ट एक्सपोर्टर्स को पॉसिबिलिटी मिलेगी, तो उसके अंदर जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो टेक्सटाइल सेक्टर की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके अंदर एक मेजर जो है वो इंक्रीज आएगा। दूसरी बात, जो होम रेमिटेंसेज हैं वो उसके अंदर भी इजाफा होगा। जो एक्सपोर्ट रेमिटेंसेज हैं ज़ाहिर है उसके अंदर इजाफा होगा, तो रुपी स्टेबिलिटी हमें नजर आ सकती है, और ताकि हम करंट अकाउंट डेफिसिट को जो है वो जो है वो रिजॉल्व कर सकें। आई थिंक कि जो इस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसका स्पेशली पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बढ़ने में जो है नुमाया उसके अंदर जो है उसका कंट्रीब्यूशन होगा। और हमें ये आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के जो एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेंगे उसमें हमें नजर आएगा कि एक्सपोर्ट प्रोसीड्स मिल रही हैं। तो काफी तवक्कुआत हैं कि जो पैकेज है वो मुनफरिद पैकेज होगा और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। एग्जैक्टली, वो काफी वेट कर रहे हैं। सर एफएटीएफ के हवाले से कुछ अपग्रेड रैंकिंग भी दिखाई दे रही है, पैनल रैंकिंग अपग्रेड होने वाली है, कितने पॉजिटिव हैं और अब तो फाइनली काफी वर्क कर लिया है इसके ऊपर? देखिए, आई थिंक कि जो काफी नुकात पाकिस्तान ने इसको मीट कर लिए हैं, मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो जून तक तो ये पॉसिबली पाकिस्तान रहेगा एफएटीएफ के अंदर। बट अच्छी खुशाइन खबर ये है कि बहुत सारे नुकात जो हैं वो पाकिस्तान जो है वो नंबर 2 पे आ रहा है और ज़ाहिर वर्ल्ड ओवर आ रहा है। जिस हिसाब से जो है वो जो पाकिस्तान ने रिक्वायरमेंट्स को मीट किया है, आई थिंक कि अच्छी खदशात हैं कि आने वाले वक्तों के अंदर रीजनल स्टेबिलिटी को देखते हुए पाकिस्तान की जो रैंकिंग है उसको जो है वो क्लियर रैंकिंग पाकिस्तान की हो जाए और ये जो पाकिस्तान इस पर ग्रे लिस्ट है उससे निकल के व्हाइट लिस्ट में आ जाए। तो आई थिंक कि मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट की जो एफर्ट है अगर वो कैरी होती है और अच्छी डिप्लोमेसी और फिर इसके अलावा जितनी कम्युनिकेशन उनके साथ बढ़ती है उसमें पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट से निकल के व्हाइट लिस्ट में आ जाए। राइट सर, वन लास्ट क्वेश्चन आईटी के हवाले से, क्योंकि आज का टॉपिक भी हमारा आईटी के ही हवाले से डिस्कशन का है। सर क्या दिखाई दे रहा है आईटी रिलेटेड जो शेयर्स हैं वो कितना ज़्यादा अभी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो एक न्यू एक्सपोर्ट नंबर्स अचीव किए हैं आईटी के सेक्टर में वो काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं और इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन भी दिखाई दे रही है? देखिए, मोस्ट प्रॉब्ली $2 बिलियन से अब हम $4 से $5 बिलियन की तरफ जाएंगे। गवर्नमेंट की अपनी जो है वो तवक्कुआत हैं कि इस सेक्टर के अंदर जो एक्सपोर्ट नंबर्स हैं, हमारा टोटल एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान का होता है वो $25 बिलियन पर है, और आई थिंक कि आईटी का फिगर इसमें 10% है। ऐसी इकोनॉमी जो कि कॉम्पिटिंग इकोनॉमीज है पाकिस्तान में 30-40% जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो आईटी से होते हैं। तो आई थिंक $3 से $4 बिलियन एक्सपेक्ट करना आने वाले वक्तों में
मोस्ट प्रॉब्ली 2023 के लिए कोई बड़ा जो है वो टारगेट नहीं होगा। तो आई थिंक कि उसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसी जब हम देख रहे हैं, 10 बिलियन से ज्यादा का फंड जो है गवर्नमेंट ने मुस्तक कर दिया है इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। और आई थिंक कि अगर जितनी इसके अंदर एफर्ट की जाए, टैक्सेशन की मराद दी जाए, और वो कम है। आने वाले बजट के अंदर हम देखेंगे कि जो ऐसी पॉसिबिलिटीज बन सकें इस सेक्टर के अंदर, जीरो रेटिंग जिसको हम कह सकें, या इसकी रेमिटेंसेस का जो अलाउंस है वो दिया जाए, तो आई थिंक कि इसमें हम देख सकते हैं कि 3 से 4 बिलियन डॉलर तक जो है वो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं, और मैन पावर का यूजेज भी बढ़ता है। इससे जो है मुल्क की जीडीपी भी जो है उसमें इंक्रीज होता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट की पॉलिसी और जो प्रायोरिटी है वो यही है कि आईटी एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव किया जाए। एग्जैक्टली क्योंकि ये फ्यूचर यूथ से कनेक्टेड है। थैंक यू सो मच। एहसन मेहंदी साहब हमारे साथ मौजूद है। काफ़ी डिटेल एनालिसिस मार्केट के हवाले से, मार्केट स्टैटिस्टिक्स काफ़ी हद तक पॉजिटिव नोट पे दिखाई दे रहे हैं। आज की मार्केट में जब हमने देखा इंट्राडे हाई के बाद लो पंच किया गया, लेकिन उसके बाद रिकवरी भी शो हुई, यानी कि 600 पॉइंट्स के लो जाने के बाद कुछ रिकवरी देखी गई। 257 एंड देयर अबाउट मार्केट का क्लोजर रहा। इट मीन्स कि यहाँ पे ये पोटेंशियल दिखाई दे रहा है आने वाले कमिंग डेज में जो ट्रेडिंग सेशंस बाकी होंगे, 3 ट्रेडिंग सेशंस आएंगे, कल का और बाकी 2 लास्ट या 1 लास्ट का। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो ट्रेडिंग सेशंस के वर्कआउट होते हुए दिखाई देंगे वो पॉजिटिविटी प्रिवेल करेंगे एंड 47,000 का जो लेवल हमने लूज कर दिया है वो दोबारा अचीव करते हुए दिखाई देंगे। शहजाद शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है, उनसे मजीद बात करते हैं। सर पहले इकॉनमी के बारे में बात कर लेते हैं। जो इकॉनमी के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ताल्लुक काफ़ी हद तक रुपये पे एक डिप्रिसिएशन का दिखाई देता है। आप लोगों को या आईटी सेक्टर को कितना फ़र्क पड़ता है रुपये की अप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन से? देखिए, जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस होते हैं उनको रुपी डिप्रिसिएशन से एक बेनिफिट तो बिल्कुल मिलता है। अच्छा, क्योंकि उनका जो है डॉलर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और जब पैसा वापस आता है तो वो इसीलिए बोलते हैं एक्सपोर्टर्स खुश होते हैं। एक्सपोर्टर्स खुश होते हैं। लेकिन देखिए, डिपेंड करता है कि अगर आप वैसे देखें, तो मतलब ओवरऑल इकोनॉमी के लिए चीज़ बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसके साथ आपकी इन्फ्लेशन भी ऊपर जाती है। जब आपकी इन्फ्लेशन ऊपर जाती है तो आपकी कॉस्ट ऑफ सर्विसेज भी प्रोपोर्शनेटली जो है वो ऊपर जा रही होती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मेरे ख्याल में, ये नहीं कहूँगा कि इससे खुश होते हैं ना खुश होते हैं, बट आई थिंक दिस हैज़ टू बी, इसमें सर्टेनिटी ज़रूरी है। तो अच्छी बात ये है कि अगर आप पिछले 1.5 साल में कोविड के बीच में जितने भी मुल्कों की करेंसीज़ की अगर आप देखें कंपैरिजन, तो पाकिस्तान कोई मिडल में फॉल करता है। तो वी हैव नाइदर बीन टू बैड नॉट टू गुड। तो इतनी हमारी बुरे हालात नहीं है करेंसी स्टेबिलिटी के। लेकिन आई थिंक जितनी सर्टेनिटी होगी, विच वी हैव स्टार्टेड टू सी, थोड़ा सा भी वैल्यू वापस से रुपये के नीचे गई है, लेकिन शायद वही है जो फरवरी में थी लास्ट ईयर प्री कोविड। उस लिहाज से देखा जाए तो आई थिंक दिस इज़ नाइदर हियर नॉट देयर। ओके, चलें सर, स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही थी और न्यू जो आईटी एक्सपर्ट जनरेट होंगे या बनेंगे या प्रोडक्शन की तरफ जो है वो आना चाहेंगे, तो आप समझते हैं कि उनके लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, या उनको अपने करियर को बनाने के लिए कौन सी चीज़ें हैं जिस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा? देखिए, आईटी के अंदर बहुत सारे एरियाज़ हैं, क्योंकि अब ये चीज़ सिंपल प्रोग्रामिंग नहीं रही। अब इसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भी है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की भी है, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की भी है, कंटेंट डेवलपमेंट की भी है। बहुत सारे डिफरेंट एरियाज़ हैं जिसमें आप अपने पैशन के हिसाब से, अपनी स्किल के हिसाब से, क्योंकि हर शख्स को अल्लाह ताला ने एक अपनी स्किल दी हुई होती है, पसंद नापसंद दिया हुआ होता है, तो वो उसमें अपने आप को ग्रूम कर सकता है। और लकीली, क्योंकि अब आपको ज़रूरत नहीं है कि आपके स्कूल में या आपके इलाके में किस किस्म की एजुकेशन है, इंटरनेट पे आपके पास टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर्स मौजूद हैं, कोर्सेज मौजूद हैं, जिनको आप जो है फ्री के कोर्सेज मौजूद हैं, जिनको आप लेके आप खुद अपनी किसी भी एक एरिया में अपनी स्किल को ग्रो कर सकते हैं। तो अब कोई वजह नहीं है ये कहने की कि मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है, और बहुत कुछ किया जा सकता है। इसके साथ साथ जैसे मैंने बात की थी कि पीएसईबी के लिए 1% जो एलोकेट किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके बाद जो है वो मज़ीद ट्रेनिंग पे इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को नज़र आएगी। और भी इसके अलावा काफ़ी सारे जो प्रोग्राम्स जो हैं वो पाकिस्तान में लॉन्च किए गए हैं, ताकि ट्रेनिंग को जो है वो फ़रोग़ दिया जा सके और ज़्यादा बेहतर लोगों की स्किल, क्योंकि मैंने जैसे पहले बात की थी, $11.1 ट्रिलियन का पोटेंशियल लॉस है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल रिसोर्सेज। तो स्किल इज़ द नेम ऑफ द गेम। आप जिस स्पीड में आप वर्कफोर्स क्रिएट कर सकते हैं, आप उसी प्रोपोर्शनेट से आप जो है अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। और सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते। देखिए, 225 मिलियन लोगों का मुल्क है पाकिस्तान, जहाँ पर डिजिटाइजेशन की यहाँ बहुत सख्त ज़रूरत है। अभी हमने रास्त की बात की, तो पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है हर चीज़ को अब फाइनली काम होना शुरू की। हुआ है, ये इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं। आप समझते हैं नियर फ्यूचर या फिर इन द फ्यूचर हम कहाँ जाने वाले हैं, या टेक्नोलॉजी पे कितना ज़्यादा फोकस्ड होने वाले हैं कि आने वाले दिनों में बिल्कुल कैशलेस इकोनॉमी हो जाए और हम लेकिन सबसे पहले चीज़ समझने वाली चीज़ है ना कि आपके पास ये ऑप्शन नहीं है।
आप ये नहीं कह सकते कि मुझे टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करनी। आज अगर कोई शख्स ये कह दे कि मुझको कोविड का सर वैक्सीन, अब तो कोविड के बाद और ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के बाद तो ये कहना बहुत, आई थिंक इट्स डिफिकल्ट। बिल्कुल नहीं, पॉसिबल नहीं है। देखिए अगर आज में कोई ये कह दे मिसाल के तौर पे कि मुझे कोविड की वैक्सीन नहीं करानी, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जो जिस तरह की सिचुएशन डेवलप हो चुकी है पूरी दुनिया के अंदर, कंपल्सरी है, कंपल्सरी हो attempt गया है। इसी तरह से अगर कोई ये कहता है मुझे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, वो लॉयर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो, वो ये कह नहीं सकता, क्योंकि कोई भी बिजनेस, कोई भी सर्विस, कोई भी चीज़ बगैर टेक्नोलॉजी के काम नहीं करती। तो इसीलिए ये तो बेसिकली आई थिंक दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। सारा खेल ये है कि हमें किस तरीके से इससे फ़ायदा उठाना है। सवाल ये नहीं है कि करना है कि नहीं करना, सवाल ये कि इसको हमको कैसे जितनी अपने जल्दी हम इसे interest- adopt कैसे कर लें, interest में करना उतना है। अच्छा है। देखिए ई गवर्नमेंट या ई गवर्नेंस ग्लोबली आ चुकी है, विच मीन्स कि एक सिटीजन के पास राइट है इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का, गवर्नमेंट की सर्विसेज एक्सेस करने का। तो इसका कोई और तरीक़ाकार नहीं है एफिशिएंट, लो कॉस्ट और ट्रांसपेरेंट, करप्शन फ्री, सिवाय इसके कि ये टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जा सके। अगर आप जाके वहीं पर गवर्नमेंट के दफ्तर में जाएंगे और जाके कोई कागज़ निकलवाएंगे तो हमें पता है कि उसमें वक्त और पैसा कितना लगेगा, डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड। लेकिन अगर जब आप इन चीज़ों को अपने फ़ोन पर लेकर आ जाते हैं और आप जो है करते हैं, जैसे One कोविड click, कोविड का सर्टिफिकेट नादरा इशू कर रहा है, ठीक है 100 रुपये फीस ले रहा है, हम चाहते हैं कि फीस नहीं, गवर्नमेंट की सर्विसेज फ्री होनी चाहिए, लेकिन 100 रुपये देके भी विद इन 1 मिनट आपके पास सर्टिफिकेट आपके फ़ोन में आ जाता है। अगर आप हर एक को ये कहते थे कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए और नादरा के ऑफिस चले जाएंगे, लाइन आप अंदाजा कर लगाएं सकते हैं कि हमने एक्सपो में क्या हाल बहुत देखा, कराची में panic हो तो जाएगा। नादरा में क्या हाल हो रहा होता। तो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए, एक्सपोर्ट की सिर्फ बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान को एज अ कंट्री आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा अपने हर शोबे के अंदर, गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट सेक्टर को भी, इंडस्ट्रीज को भी और हमारी इवन जुडिशरी को भी, ताकि हम Right. एफिशिएंसी ला सकें और ट्रांसपेरेंसी ला सकें चीज़ों के अंदर। तो इट मीन्स कि आप चाह रहे हैं कि और यही फ्यूचर दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली कि डिजिटलाइज होना जितनी जल्दी हम उसे एक्सेप्ट कर लें उतना ज़्यादा अच्छा है। आने वाले दिनों में जैसे पेपरलेस इकोनॉमी या फिर पेपरलेस जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी नेसेसरी होंगी, तो उतनी ही नीड हमें पावर की भी होगी। तो आप समझते हैं ये तमाम चीज़ें हम कंपाइल कर पाएंगे? जी देखिए, जब आपकी डिमांड जनरेट होती है तो सप्लाई ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। जब आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपका रिलायंस बढ़ेगी तो खुद ब खुद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो पूरी जो चीज़ें हैं वहाँ पर आपको चीज़ें नज़र आएंगी। मोटरवे पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब इंटरसिटी बढ़ना शुरू हुआ और नीड फील हुई तो यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट देखी गवर्नमेंट की तरफ से। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम हो रहा है और होने की ज़रूरत है, और ये बढ़ता चला जाएगा जितना हम अपने आप को डिजिटाइज करते चले जाएंगे। इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो हक है हर पाकिस्तानी का। हक है। देखिए Okay. आज के दौर में अगर कोई ये कह देना हाँ. कि मेरे पास मुझे एजुकेशन चाहिए, तो क्या आप हर मुल्क के कोने में अच्छा स्कूल खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते, अच्छा स्कूल नहीं खोल सकते। बिल्कुल। हम तो आज तक फंसे हुए हैं गोस्ट स्कूल्स के अंदर और इन सब चीज़ों के अंदर। लेकिन अगर आप हर एक को एक सस्ता ये लैपटॉप बहुत और ज़बरदस्त अगर पॉइंट इंटरनेट है, और कनेक्टिविटी दे इसके दें, लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट्स का एक पेज पे आना भी सर ज़रूरी है। आज ही की बात है, अगर आपने कहा है तो फिर मैं इसकी एग्जांपल भी देते चलूँ कि तालीमी निसाब की बात हो रही है, तो उसमें वो सिंध के सूबे पे नहीं होगा बल्कि वो बाकी के जो है वो प्रोविंसेस उसमें कनेक्ट होंगे। सिंध जो प्रोविंस है उसके अंदर उनका निज़ाम चल रहा है, यानी सिंध का तालीमी निज़ाम है। तो ये तमाम चीज़ें हमें बैठ कर प्रॉपरली इसको डिस्कस करके फिर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगी, ताकि उससे जो हमारी पब्लिक है या जो यंगस्टर्स हैं वो हर्ट ना हो सके। जी देखिए, ये तो खैर एक गवर्नमेंट का एक अपना वो, क्योंकि जो भी प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के आपस के डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम है। लेकिन उससे कता नज़र देखिए, निसाब जो है वो आपका सिंगल करिकुलम हो अक्रॉस कंट्री। इवेंचुअली जो हम ट्रेनिंग्स की बात कर रहे हैं वो शायद इस निसाब में भी कवर नहीं हो रही होंगी। वो इवेंचुअली आपको अगर टॉप ट्रेनिंग चाहिए तो आपका वो शायद टीचर आपको नहीं दे पा रहा होगा, जो आपको एक यूट्यूब की वीडियो, जो कि आपको एक लिंक्डइन की वीडियो, जो कि आपको यूडेमी पे, कोर्सेरा पे, इन पे आपको मिल रही होगी। और ये मिलने के लिए आपको सिर्फ एक लैपटॉप या फ़ोन चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी, और आप में शौक़ चाहिए कि मुझे दुनिया में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, अच्छा पैसा कमाना है। सर पोटेंशियल की और बात मुल्क है का और नाम शौक ग्रो की करना है। बात है, तो अब तो विलेजेस में भी स्मार्टफोन्स और उनकी एक्सेसिबिलिटी इतनी ज़्यादा है और उनसे इतना ज़्यादा फ्रेंडली हैं कि वो इजी उसको जो है वो हम देखते हैं चला लेते हैं, फ़ोन ऑन करना ऑफ करना। छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो काफ़ी हद तक अपने गेम्स लगा लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ईजी हो गई हैं और क्विक एक्सेस हो गई हैं। इस पर भी मज़ीद बात करेंगे, अभी हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं।
कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,07,700 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 92,340 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर अराउंड $1,773.22, ऑयल WTI पर बैरल $68.44, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $70.59। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 192 रुपीज़, सेलिंग वॉज 194, यूके पाउंड बाइंग रही 225.50, सेलिंग वॉज 228 रुपीज़, यूएस डॉलर बाइंग रही 163.85, सेलिंग वॉज 164.85 एंड चाइनीज यान बाइंग रही 23.50, सेलिंग वॉज 23.65। Saudi Riyal buying at 43.50, selling was 44 rupees. UAE Dirham buying at 44.50, selling was 45 rupees. Kuwait Dinar buying rahi 481.60, selling was 484.10. And lastly, Omani Riyal buying rahi 392.50, selling was 394.50. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। इंटरनेशनल ऑयल प्राइस हम देख रहे हैं कुछ डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर काफ़ी हद तक ENP सेक्टर जो है वो थोड़ा सा हम कहेंगे हर्ट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल दिखाई ये दे रहा है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइस यहाँ पर पॉज भी कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड जो है वो बिल्कुल ओपन हो चुका है और यहाँ पर कंजम्पशन या सप्लाई एंड डिमांड जो है वो ओवरऑल हम कहेंगे कि एक न्यू रेट की तरफ जा सकते हैं। 65 जो है वो एक बैरियर दिखाई देता है, $65। एंड बात हो रही है डॉलर की, तो डॉलर भी 163 एंड 164 रुपये के अगेंस्ट दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर भी कुछ 169 की तरफ जाते हुए एनालिसिस जो दिखाई दे रहा था वो भी अब काफ़ी हद तक सच साबित हो रहा है। तो होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले दिनों में कहाँ दिखाई देती है करेंसी, लेकिन 169 जो है वो फोरकास्ट की हुई है, एनालिसिस है और ईयर एंड के अंदर काफ़ी हद तक हम ये चीज़ें देख सकते हैं। शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम लास्ट क्वेश्चंस करेंगे प्रोग्राम के। सर, आईटी एक सब्जेक्ट काफ़ी पहले ड्राई हुआ करता था, अब जो है वो काफ़ी इसमें एप्लीकेशंस आने से या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आने से इसमें काफ़ी हम कहेंगे इंटरेस्ट बिल्डअप होने लगा है। तो यूथ जितनी ज़्यादा इसकी तरफ इंटरेस्ट लेती है उतना ही ज़्यादा उनकी हम कहेंगे जो एक गैजेट्स हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। तो आप समझते हैं कि जैसे आपने कहा इंटरनेट फ्रेंडली होना या इंटरनेट फ्री होना और फिर उसके बाद जो है वो ओवरऑल उनके पास एक लैपटॉप होना, तो ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद ट्रेनिंग सेंटर्स का होना भी ज़रूरी है पाकिस्तान के अंदर। जी देखिए, ट्रेनिंग सेंटर्स आपको कोई दो चीज़ें एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करती। कुछ लोग वो होंगे जो कि सेल्फ ट्रेनिंग से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन वास्ट मेजॉरिटी शायद सेल्फ ट्रेनिंग से अपने आप को वहाँ तक नहीं ला सकेगी। तो लोगों को उसके लिए एक ऐसा माहौल चाहिए होता है जहाँ पर लोग जमा होते हैं, एक दूसरे से आइडियाज़ शेयर करते हैं, अपनी लोकल ज़बान में लोकल इशूज़ डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए आपको वो भी सेटअप ज़रूरी है जो आपके ट्रेनिंग सेंटर्स हों, ताकि आप वहाँ पर अपने जो सवालात हैं, हो सकता है बहुत ही बेसिक सवालात हों, लेकिन अपने उस टीचर से आप कर सकें, डिस्कशन कर सकें, अपने उन दोस्तों के साथ कन्वर्सेशन कर सकें। वहाँ पर टीम्स बन सकती है जो टीम इवेंचुअली जाके कुछ नया एंटरप्रेन्योरल सेटअप करना शुरू कर दे। तो रिप्लेसमेंट नहीं है मेरे ख्याल में, ये वो समझ लें कि ग्रोथ है जो कि हर बंदा अपने अंदर लाता रहेगा, आप या मैं भी। हम ये नहीं कह सकते कि हमें सब कुछ आता है। अगर हमें कुछ सीखना हो तो हम शायद 1 साल का या 2 साल का कोर्स नहीं कर सकते, लेकिन आप जाके यकीनन आप 1 घंटे का एक लेक्चर सुन सकते हैं, आधे घंटे का लेक्चर सुन सकते हैं। ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट लेकर आती है, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ के अंदर, जो मेरे ख्याल में चलती चली जाएगी। कुछ लोग यकीनन ऐसे होंगे जो शायद इतने सेल्फ ड्रिवन होंगे कि वो शायद बिल्कुल इन्हीं कोर्सेज़ के थ्रू इंटरनेट पे बिल्कुल अपने आप को ग्रो कर लेंगे, लेकिन शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ट्रेनिंग सेंटर्स चाहिए होंगी, और वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए लोगों में हमें क्वालिटी नज़र आएगी। अपार्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट, आईटी बिजनेसेस कैसे पाकिस्तान में दिखाई दे रहे हैं? पाकिस्तान में कितना काम है जो कि लोकल मार्केट में हमें मिल रहा है? देखिए, पाकिस्तान में काम बहुत है। अगर आप इंडिया की मैं एक मिसाल देता हूँ, इंडिया में अगर 150 अरब $150 बिलियन का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होता है, तो एक एस्टिमेट की बात कर रहा हूँ। एक एस्टिमेट ये है कि जनरली आपका उसका 1/3 इज़ द साइज़ ऑफ द लोकल मार्केट। असल में इंडिया में अपनी डोमेस्टिक मार्केट साइज़ भी आईटी की कोई $50 बिलियन की है। ओके, ठीक है। आप हिस्टोरिकली 10 साल का उनका देखेंगे डेटा, तो आपको नज़र आएगा कभी हाफ है एक्सपोर्ट के, कभी 1/4, कभी 1/3। सो यूजुअली 1/3 इज़ अ रिलेटिवली सेफ नंबर टू अज्यूम। मैं बात करूँ उन मुल्कों की जहाँ पर इनोवेशन से ज़्यादा आईटी सर्विसेज और जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो पाकिस्तान में आईटी सेक्टर रिलेटिवली बहुत छोटा है अभी, लेकिन इसमें हमें ग्रोथ आ रही है। और जिस तरह से गवर्नमेंट की इस वक्त प्रायोरिटी है डिजिटाइजेशन की,
अगर ये इसी तरीके से रहती है ओके तो हमें नज़र आएगा कि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट भी खुद ब खुद बढ़ेंगी, क्योंकि जब आप लोकल प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे तो आपकी प्रोफाइल बिल्ड होती है जिसकी बेसिस पर आपकी एक्सेप्टेंस बनती है एक्सपोर्ट्स की। ठीक है। तो हमें नज़र आता है कि ये हमें होना शुरू हो रहा है, लेकिन आई थिंक इसमें थोड़ी सी मजीद ग्रोथ की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच शहजाद शाहिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस, आईटी सेक्टर को हमने प्रॉपर्ली कवर करने की आज के दिन कोशिश की है। जो एग्जेम्पशंस हुई हैं, जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जो न्यू मेजर्स आ रहे हैं और जितनी लीनियंसीज दी जा रही हैं, जिसके बाद हम देख रहे हैं ये सेक्टर फ्लरिश करते हुए दिखाई दे रहा है एक्सपोर्ट्स की तरफ या ओवरऑल ग्रोथ की तरफ। तो वाइंड अप करते हैं प्रोग्राम को, बात कारोबार की से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।